चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना एसी सर्किट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। क्या है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? तो सुनेगा, ऐसा है, ऐसा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से मेरे कहने का मतलब है ऐसा है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R, और ये रेजिस्टर किसके क्रॉस कनेक्टेड है? तो ये रेजिस्टर किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एसी सोर्स, ये एसी सोर्स का सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स रेजिस्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ वोल्टेज क्रिएट करेगा, और जो एसी सोर्स का वोल्टेज होगा वही सारा का सारा वोल्टेज इस रेजिस्टर के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एसी सोर्स के लिए जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मान लेता हूं एक बार के लिए। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा क्रिएटेड वोल्टेज ऐसा ही साइनसॉइडल फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगली बात कि आपको सर्किट में क्या निकालना है, मतलब क्या चाहिए हमें। तो हमें सबसे पहले तो सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन चाहिए कि वोल्टेज का एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो नेक्स्ट इज कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो करंट का एक्सप्रेशन निकालना है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो लगाइए यहाँ केवीएल। ये किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं हायर साइड है, ये लोअर साइड है, तो लोअर साइड से हायर साइड आए तो प्लस वी, रेजिस्टर के अक्रॉस इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट गए माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या कहेंगे, दिस V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। V कितना था? V था V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर। ये ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर। तो इस V नॉट बाई आर को हम लोग एक बार के लिए I नॉट लिख देते हैं। जैसे ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, करंट आई इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। ठीक है, ये लीजिए, बन गया काम। वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये रहा, करंट का एक्सप्रेशन ये रहा। ठीक है, तो यदि वोल्टेज और करंट दोनों के एक्सप्रेशंस आपके पास आ चुके हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग यहां पर करते हैं वो ये है कि जरा इसका फेज देखिएगा। इसका फेज कितना? ओमेगा टी। इसका फेज कितना? ओमेगा टी। यानी दोनों सेम फेज में हैं, दोनों के बीच में कोई भी फेज लैग या फेज डिफरेंस नहीं है। इसका लिटरली मतलब क्या हुआ? लिटरली मतलब इसका यही हुआ कि जिस समय ईएमएफ 0 होगा, जिस समय वोल्टेज 0 होगा, उसी समय करंट भी 0 होगा। जिस समय वोल्टेज बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, तो उसी समय करंट भी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। ओके, यानी दोनों एक साथ 0 से चलकर मैक्सिमम, एक साथ मैक्सिमम से चलकर 0, एक साथ फिर मैक्सिमम से चलकर 0 से चलकर अपोजिट साइड का मैक्सिमम एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में। तो इसके लिए जो पावर फैक्टर एंगल है, वो पावर फैक्टर एंगल कितना है? 0 है। यही ये जो एंगल है ना वोल्टेज और करंट के बीच का, वही हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है। तो पावर फैक्टर एंगल कितना है? 0 है। पावर फैक्टर एंगल 0 है, तो पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर होता है cos फाई, यानी कि cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यदि आपको इसके अक्रॉस एवरेज पावर कैलकुलेट करना है, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस into cos of 0 degree which is equal to 1. तो this is V RMS into I RMS के बराबर है। ओके ओके, नेक्स्ट इज, इसके लिए यदि हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर
डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम कैसा दिखाई देगा? फेजर डायग्राम हमारा ऐसा दिखाई देगा। यदि ये हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है जिसमें इस एरो की लेंथ V नॉट के बराबर है और इस लाइन के अलोंग फेज कितना है? इस लाइन के अलोंग फेज है 0, सॉरी इस लाइन के अलोंग फेज है ओमेगा टी। तो करंट भी बिल्कुल इसी फेज में है। करंट ना तो इससे आगे है ना ही इससे पीछे है, तो करंट भी बिल्कुल साथ साथ ऐसा दिखा दीजिए। दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है? 0। ठीक है, ये तो हो गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद लास्ट इज वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम इज कि ये y एक्सिस के अलोंग हम लोग वोल्टेज और करंट लेंगे और x एक्सिस के अलोंग टाइम लेंगे। तो साइनसॉइडल फंक्शन है, प्लॉट करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो ये हमारा लेट से वोल्टेज, ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये है दूसरे साइड की मैक्सिमम वैल्यू, ये 0, ये 2 पाई बाई ओमेगा, ये पाई बाई ओमेगा। तो जो करंट है, जो करंट है वो करंट भी बिल्कुल इसी फेज में, इसी फेज में। इसका मतलब है जैसे ही वोल्टेज मैक्सिमम वैसे ही करंट मैक्सिमम, जैसे ही वोल्टेज ऑपोजिट साइड मैक्सिमम वैसे ही करंट ऑपोजिट साइड मैक्सिमम। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, एसी सर्किट विथ रजिस्टर ओनली के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सुनिए, ये कैपेसिटर है हमारे पास जो शुरुआत में अनचार्ज था, इसका कैपेसिटेंस है C और ये कनेक्टेड है किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस, ये कनेक्टेड है किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस। ठीक है, तो एसी सोर्स है तो दोबारा से इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मान लूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? किसी टाइम t पर सर्किट में कुछ ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज Q और इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q के बराबर है। ठीक है, आपको पता है हमें करना क्या है? तो हमें तो चाहिए करंट, कि किसी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है वो चाहिए, वो चाहिए। तो किसी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकालना है तो लगा देते हैं KVL। किसी इंस्टेंट पर ये हायर साइड था, ये लोअर साइड था, तो सोर्स में लोअर साइड से हायर साइड आए तो प्लस E, और कैपेसिटर में हायर साइड से लोअर साइड गए तो माइनस Q बाई C, दिस इज इक्वल टू 0। तो EMF E इज Q बाई C, तो Q इज इक्वल टू C इंटू E, यानी कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है वो C इंटू E। E एक्चुअली मुझे V लिखना चाहिए था, E लिखूं या V लिखूं एक ही चीज है। ठीक है, V की बजाय क्या लिख दूंगा? तो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये लीजिए, यदि ये चार्ज है हमारे पास तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू कितना होगा? तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt होगा। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू क्या है? dQ बाई dt। कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो दिस इज d बाई dt ऑफ चार्ज Q, Q इज इक्वल टू C इंटू V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। तो यहां से C V नॉट हम लोगों ने निकाला बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज ओमेगा। तो आप इस करंट I को लिख सकते हैं V नॉट इंटू C ओमेगा। ये कॉस है तो इस कॉस को मैं ऐसा लिख दूं एक बार के लिए कि दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये करंट I इज इक्वल टू V नॉट इंटू C ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये जो पूरा टर्म है यही करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, आएगी कब? तो जब ये पूरा टर्म साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इस पाई बाई 2 के बराबर हो, मतलब साइन ऑफ समथिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 जनरेट कर रहा हो। तो करंट I इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं I नॉट इंटू साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये लीजिए भाई, हो गया हमारा काम। ये करंट का भी एक्सप्रेशन आ गया, ये करंट का भी एक्सप्रेशन आ गया। तो सबसे पहली बात जो इस करंट के एक्सप्रेशन को देखकर हमें समझ आ रहा है वो ये है कि यहां पे वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी है क्या, नहीं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब कि करंट और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं क्या, नहीं, एक साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। और ये फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। ओके, इसमें कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले इसी बात को स्टेट करते हैं कि करंट लीड्स वोल्टेज, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स, वोल्टेज लैग्स करंट, ठीक है, बाई फेज एंगल ऑफ, बाई अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, बाई अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, बाई अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। ओके, ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार के लिए नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस बारे में, तो ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है ना, थोड़ा ये सुनिएगा कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू जिसको आई नॉट बोल रखा है, उस आई नॉट को मैं एक स्टाइल से और लिख सकता था कि दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 1 अपॉन सी ओमेगा, ऐसा लिख देता है ना, सी ओमेगा फिर से ऊपर ही जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू सी ओमेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा जानबूझकर क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन समथिंग होता है, और वो जो वोल्टेज अपॉन समथिंग है वही आपका रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो टर्म आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि करंट आई होता क्या है, तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन समथिंग यदि आपने लिखा है तो ये समथिंग आपका रेजिस्टेंस जैसा कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यहां पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस जैसा कुछ है जो करंट के फ्लो को या करंट के ग्रोथ को एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, और उसका नाम है 1 अपॉन सी ओमेगा, या उसकी वैल्यू है 1 अपॉन सी ओमेगा। तो इसको एक टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी से इसको डिनोट करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंपली कहने का मतलब हो गया कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सॉरी, जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है वो करंट के ग्रोथ को या फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उस चीज का मेजरमेंट ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले पे आते हैं, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दिस इज 1 अपॉन सी ओमेगा है, आप चाहें तो इसे 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जैसा कांस्टेंट नहीं है, जैसे किसी वायर का रेजिस्टर, किसी वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब शेप साइज ज्योमेट्री टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है, पर ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स पर। कैसे, तो ये जो XC है आप देख सकते हैं कि दिस XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा XC उतना कम होगा, XC उतना कम होगा तो सर्किट में जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो उतनी ज्यादा होगी। ओके, इस XC के लिए भी जो SI यूनिट है तो वो SI यूनिट आप ओम्स ही यूज करेंगे, है ना, क्या यूज करेंगे, ओम्स यूज करेंगे, ओम्स यूज करेंगे। ओके, यदि आप बोलेंगे कि इस XC को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करके बताइए, तो XC फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां से मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट दिस इज इक्वल टू वी नॉट बाई XC है, या जो करंट की RMS वैल्यू होगी
तो वो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सी, वेयर एक्सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात? चलिए, हाँ तो वापस से थोड़ा आते हैं इस फेज वाली बात पर। इधर तो हम लोग इस पे चले गए थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर चले गए थे। फिर दोबारा से देखिएगा कि फेज कितना था, फेज डिफरेंस कितना था, 90। तो ये जो दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस होता है, इसी एंगल को हम लोगों ने एक नाम दिया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल। तो तीसरी बात मैं इधर लिख दूं, इसके आगे की बातें, इसके आगे की चीज ये है कि यहां पर जो पावर फैक्टर एंगल है, वो पावर फैक्टर एंगल इज 90 डिग्री या π/2 के बराबर है। ओके, यदि पावर फैक्टर एंगल इतना है तो पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इज cos ऑफ π/2 दैट इज इक्वल टू 0। यदि पावर फैक्टर इतना है तो पावर की एवरेज वैल्यू कितनी है? पावर की एवरेज वैल्यू इज ईएमएफ आरएमएस या वोल्टेज आरएमएस इनटू करंट आरएमएस इनटू कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, कॉस ऑफ पावर फैक्टर एंगल होता है। तो यही आपका टर्म 0 हो गया, तो एवरेज पावर भी कितना हो गया? 0 हो गया। यानी किसी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कितना होता है? 0 होता है। समझ गए? यहां पर यदि कोई आपसे बोले कि क्या ड्रॉ करके बताओ, फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप ऐसा बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि इधर की तरफ हम लोग ले लेते हैं वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज, ये क्या है? दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यदि वोल्टेज ये है तो करंट कहाँ है? करंट इससे 90 डिग्री एंगल ऊपर है, तो ये करंट यहां पर है, और ये वाला एंगल कितना है? π/2। ठीक है, तो करंट लीडिंग है और वोल्टेज लैगिंग है। समझ गए? ठीक है, चलिए लास्ट इज, एक काम और कर लेते हैं, वो है वेव डायग्राम। ये वाई एक्सिस के अलोंग वोल्टेज और करंट दोनों, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। तो ये वोल्टेज हो गया हमारा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो वोल्टेज है वो तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। लेकिन जो करंट है, वो करंट इससे 90 डिग्री फेज एंगल आगे चल रहा है। 90 डिग्री फेज एंगल आगे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय वोल्टेज 0 होगा ना, तो उस समय करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही करंट 0 होगा, सॉरी वोल्टेज 0 होगा, तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तो करंट 0 हो जाएगा। करंट वोल्टेज 0 तो फिर से करंट मैक्सिमम। यानी कि करंट को टाइम के साथ, करंट को टाइम के साथ आप कुछ ऐसा प्लॉट कर सकते हैं। ये है वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप के सर्किट के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या फिर एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर। तो ऐसा है कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है, जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, और इसको कनेक्ट कर दिया किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस, किसी एक एसी सोर्स के क्रॉस। एसी सोर्स के क्रॉस आपने कनेक्ट कर दिया है, तो सबसे पहली चीज कि वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। वोल्टेज में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से क्या हुआ? तो इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हुआ करंट ऐसा,
ऐसा, इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हुआ करंट ऐसा, ये करंट ऐसा फ्लो हुआ। हमें क्या चाहिए, तो हमें इसी करंट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बताइए क्या किया जाए। किसी टाइम टी पर मान लेते हैं ये है हायर साइड, ये है लोअर साइड, तो चलिए लगाइए केवीएल, केवीएल सोर्स में लोअर साइड से हायर साइड, तो प्लस ई, इंडक्टर में इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं E डी टी इज इक्वल टू ई डी टी बाई एल इज इक्वल टू डी आई, यानी डी आई इज ई से मेरा मतलब वोल्टेज से है, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी बाई एल, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, यहां से करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, यहां से करंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, करंट आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा और आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ये लीजिए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि करंट आई इज वी नॉट बाई ओमेगा एल, इस चीज को ऐसा लिख लें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, या ऐसा लिख लेते हैं, करंट आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हो गया काम हमारा। ठीक है, आ गया करंट का एक्सप्रेशन। तो जैसे ही करंट का एक्सप्रेशन आया तो दो बातें मुझे करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि करंट, अच्छा इसको एक बार के लिए इस तरीके से लिख देता हूं कि ये जब मैक्सिमम होगा, मतलब कहने का मतलब है साइन ऑफ समथिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो उसी समय पर करंट मैक्सिमम होगा, और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। तो करंट का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखा आपने, यहां करंट पीछे हो गया, कैपेसिटर में आगे आगे चल रहा था, रजिस्टर में साथ साथ चल रहा था, और इंडक्टर में पीछे हो गया, इंडक्टर में क्या हुआ, पीछे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पे वोल्टेज लैग्स करंट, सॉरी, वोल्टेज लीड्स करंट और करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2 बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। तो सबसे पहली बात मैं यही कर लेता हूं कि यहां पावर फैक्टर एंगल कितना है, पावर फैक्टर एंगल है पाई बाई 2, पावर फैक्टर कितना है 0, पावर फैक्टर 0 है, तो एवरेज पावर भी कितना है 0। यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे वो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, इन दोनों ही केसेस में जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है एक पूरी साइकिल के अंदर वो 0 है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए, तो नेक्स्ट इज फिर से वही बात, कौन सी बात, कि यहां पे आपने आई नॉट क्या लिखा है, तो आई नॉट लिखा है वी नॉट बाई ओमेगा एल, और आई नॉट होता क्या है, आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन समथिंग समथिंग, और वो जो समथिंग समथिंग होता है वो रेजिस्टेंस या उसका इक्विवेलेंट कुछ होता है। ठीक है, तो यहां पर भी उसका इक्विवेलेंट एक टर्म है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक टर्म है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं,
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे XL से, XL से, और XL किसके बराबर है? तो XL इज ओमेगा इंटू एल के बराबर है, विच इज 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर है। ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एन इंडक्टर इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन को आपसे पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये जो एक्सेल है आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उतना बड़ा। ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट यहां पर भी आपका ओम ही होगा। समझ गए? तो एक बार आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ चुका है, तो आपको यदि करंट मैक्सिमम लिखना है तो वोल्टेज मैक्सिमम बाई एक्सेल कर दीजिएगा, या करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए होगी तो वोल्टेज की जो भी आरएमएस वैल्यू है उसको एक्सेल से डिवाइड कर दीजिएगा। तो चलिए, ये दोनों के बीच के फेज डिफरेंस का आइडिया आपको लग ही चुका है, तो फटाफट से हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं और फिर फटाफट से एक वेव डायग्राम और बना लेंगे। बताइए भाई, फेजर डायग्राम कैसा प्लॉट करेंगे? तो आप बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास करंट जो है वो करंट पीछे पीछे चल रहा है। तो यदि वोल्टेज आपने इस लाइन के अलोंग ड्रॉ कर दिया कि ये इंडक्टर के अलोंग वोल्टेज ऐसा है, इस लाइन के अलोंग, ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग फेज आप कितना मान रहे हैं? ओमेगा टी मान रहे हैं, ओमेगा टी। तो करंट कहाँ है? करंट इससे 90 डिग्री फेज एंगल नीचे है, तो करंट इधर है, करंट इधर है, ये एंगल है π/2, वोल्टेज हमारा लीडिंग है। दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद लास्ट इज वेव डायग्राम। वेव डायग्राम क्या होता है? वाई एक्सेस के अलोंग ही हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं, वाई एक्सेस के अलोंग ही करंट ले लेते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉ करने में तो कोई समस्या है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वोल्टेज पहले बढ़ा फिर घटा, घटकर 0 हो गया। ये टाइम 0 है, ये टाइम 2 π/ω है, और ये वाला टाइम π/ω है। यदि ये हमारा वोल्टेज है तो करंट कैसा होगा? करंट इससे 90 डिग्री फेज एंगल पीछे चल रहा है। इसका मतलब है जब वोल्टेज 0 है ना, इसका मतलब है जब वोल्टेज 0 है ना, तो करंट अपोजिट साइड मैक्सिमम, अपोजिट साइड मैक्सिमम। जैसे ही वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट 0 हो गया, जैसे ही वोल्टेज 0 हुआ तो करंट मैक्सिमम हो गया, फिर ये मैक्सिमम तो ये 0, और ये 0 तो ये अपोजिट साइड मैक्सिमम। ये है वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है।